हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे ना वो है सोशल साइंस की क्लास। और सोशल साइंस में 4 ग्रुप होते हैं। पहला तो इतिहास होता है, दूसरा भूगोल, तीसरा नागरिक और चौथा अर्थशास्त्र। हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र को और जानेंगे कि अर्थशास्त्र में हमें क्या पढ़ना है जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछी जा सके। मैं उन हर टॉपिक पर डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। साथ में वहां से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी चीजों पर भी चर्चा करूंगा। कैसे कैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बनेंगे आपके, कैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनेंगे, मैं हर क्वेश्चन हर टॉपिक पर मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए हम बिना देरी के हुए आज की क्लास को आगाज करते हैं और सबसे पहले जानेंगे आज हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में। मेरे भाई अर्थशास्त्र के बारे में हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहा हूं और जब तक मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी ना हो तो आगे पढ़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र किसको कहेंगे। तो देखो अर्थशास्त्र जो है यह किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, तो यह एक सामाजिक विज्ञान का भाग है। क्या है? यह एक सामाजिक विज्ञान का भाग है। सामाजिक विज्ञान का भाग है। चलिए अब ये तो हम समझ गए कि ये एक सामाजिक विज्ञान का भाग है, लेकिन इसके अंतर्गत हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन किस चीज के बारे में करते हैं तो इसके अंतर्गत आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं एवं सेवाओं, किसको? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, बोले तो उत्पादन, इसके बाद उपभोग, उत्पादन उपभोग, विनिमय एवं वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है? तो अर्थशास्त्र कहलाता है। मैं इन सारी चीजों का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। बस आपको आज की क्लास में इस चीज को समझना है कि आखिर हम इस चीज को कहते क्या है या हमें बताना क्या चाहता है। हम इन सारी बातों को समझेंगे। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या तो फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। देखो मेरे भाई अर्थशास्त्र क्या कहा हमें कि अर्थशास्त्र जो है यह एक सामाजिक विज्ञान का भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के बारे में। इससे मतलब किस तरीके से हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इसका उपभोग कैसे करते हैं, इसका विनिमय कैसे किया जाता है, इसके वितरण की क्या प्रणाली है, इन सभी चीज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह क्या है? हमारा अर्थशास्त्र है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या याद रखेंगे? जितने भी फैक्ट मैं कराऊंगा ना वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए तुम नोट करके रखना। कॉपी पेन तैयार रखो और सारे चीज को नोट करते जाओ। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यह ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मेरे भाई अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, और कई बार एक बहुत सारे लोग पूछ देते हैं आपको चेक करने के लिए, तो आप ध्यान रखोगे कि अर्थशास्त्र का जनक जो हम लोग किसे कहते हैं तो वह है अर्थशास्त्र का जनक। जनक बोले तो क्या, एक पिता भी कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का जनक हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं अर्थशास्त्र का जनक। चलिए इस चीज को तो हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग कि हमें जो क्लास 10th के सिलेबस में क्या सब पढ़ना है। तो कुल मिलाकर 9 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हमें पहला चैप्टर जो आज डिस्कस करेंगे वो हमारा पहला चैप्टर होगा व्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। किसका इतिहास? विकास का इतिहास। मेरे भाई ये चीज तो आप समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है। अब पहला जो अध्याय है हमारा वह है अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। जरा गौर से समझना इस चीज को कि अर्थव्यवस्था, सबसे पहले तो हमें जानना यह जरूरी है कि अर्थव्यवस्था आखिर क्या है, तब हम जानेंगे कि इसके विकास का क्या इतिहास है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखना यहां अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप सारी चीजों को समझते जाओ। बाकी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मैंने आपको बताया है, जहां से वहां से प्राप्त कर लोगे। देखो ये अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार का तंत्र है। क्या है? एक प्रकार का तंत्र बोले, एक प्रकार का ढांचा बोले, एक प्रकार का स्वरूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वरूप कह सकते हैं। अब यह किस चीज का तंत्र है, किस चीज का ढांचा है, किस चीज का स्वरूप है, इस चीज को हमें समझना है। तो देखो अर्थव्यवस्था जो है यह तंत्र बोले तो एक हथियार के स्वरूप काम करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, तो हम इसे एक हथियार के रूप में किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो भाई लिखने के लिए। तो उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है यह आर्थिक क्रियाओं के संपादन के लिए, किसके लिए? आर्थिक क्रियाओं के संपादन के, आर्थिक क्रियाओं के संपादन का एक तंत्र है।
ठीक है। अब आर्थिक क्रिया क्या होता है, हमारे पास ये भी प्रश्न आता है कि भाई हम आर्थिक क्रिया के बारे में तो पहले जानते ही नहीं है, तो हम इस चीज को कैसे समझ पाएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले तुम अब समझ लो आर्थिक क्रियाओं के बारे में कि आर्थिक क्रिया तुम किसको कहोगे। आर्थिक क्रिया, तो देखिए आर्थिक क्रिया कहने से हमें यह स्पष्ट होता है कि वे सारी क्रियाएं, मानव तो बहुत सारे काम करते हैं कि नहीं करते हैं, तुम भी करते हो, पढ़ाई करते हो, तुम्हारे पिताजी कुछ काम करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, आस पड़ोस बड़े भाई होंगे, वो सभी के सभी कुछ ना कुछ काम करते होंगे और वहां से क्या करते हैं, तो पूंजी का उपार्जन करते हैं, मतलब पैसे कमाते हैं। क्या कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो यही है मेरे भाई आर्थिक क्रियाएं। क्या है, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया कहने से मतलब यह है कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग पूंजी की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, पूंजी की प्राप्ति करते हैं। तो ये वे सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब इस चीज को समझना, अर्थव्यवस्था को समझना, तो अर्थव्यवस्था यह किसका तंत्र है मेरे भाई, आर्थिक क्रियाओं के संपादन का तंत्र है। अब अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत जैसे क्या आ जाता है, जैसे मान लो हम लोग कृषि कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। अब कृषि कार्य करते हैं तो वहां से हमें फसलों का उत्पादन होता है कि नहीं, तो हम उस फसल से क्या करते हैं, अपना जीवन निर्वहन करते हैं, या अगर हमारे खाने पीने के साथ अगर वो कुछ ज्यादा है तो उसे बेचकर हम पैसे भी कमा लेते हैं कि नहीं। या मान लो हम उद्योग धंधे करते हैं, या मान लो हम व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। या मान लो हमारे लिए जो बैंकिंग सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं जो हैं etc इत्यादि और भी बहुत सारे वर्क हैं, बताऊंगा। इसे क्लासिफाइड भी किया गया है। अब किन किन आधारों पर हर काम को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कैसे क्लासिफाइड किया गया है, आगे मैं आपको बताता हूं। तो पहले इसको तुम समझ लो, अर्थव्यवस्थाओं को समझ लो कि अर्थव्यवस्था क्या समझ गए, यह एक आर्थिक क्रियाओं के संपादन का तंत्र है। बाकी अब हम समझते हैं यहां पर कि अर्थव्यवस्थाओं का संपादन, जैसे कौन कौन सा ऐसा काम होगा जिसका संपादन यहां से हम कर सकते हैं, तो वह है कृषि कार्य, उद्योग कार्य, व्यापार, बैंकिंग और भी बहुत सारे काम हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं। यहां पर ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक बार अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट करके बता देना। यहां पर देखिए आर्थिक क्रियाओं के बारे में समझ गए, वह सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम लोग पूंजी का उपार्जन करते हैं, वह सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, तो मेरे भाई आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब देखना यहां पर अर्थव्यवस्था के बारे में जो मैंने आपको बताया है कि यह आर्थिक क्रियाओं के संपादन, ये इसके अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी है। किस चीज का, तो अर्थव्यवस्था का। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जरा गौर से समझना। अब जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं वो टॉपिक से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए। अर्थशास्त्री किसको कहते हैं, जो अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। जैसे मान लो इतिहास के जानकार को क्या कहिएगा, आप कमेंट करके बताइए इतिहास के जानकार को क्या कहिएगा। उसी तरीके से अर्थशास्त्र के जानकार को हम लोग अर्थशास्त्री कहते हैं। तो ये अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र के बारे में विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। चलिए अब उनको देखते हैं कि कौन से अर्थशास्त्री ने अर्थव्यवस्था को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो देखना यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो एक अर्थशास्त्री थे, वो थे कौन, आर्थर लेविस। कौन थे, आर्थर लेविस। अब आर्थर लेविस ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया, हमें इस चीज को समझना है। उन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है यह किसी राष्ट्र के, किसी राष्ट्र के व्यवहार से है। किससे है दोस्तों, व्यवहार से है, जिसके आधार पर, किसके आधार पर, अर्थव्यवस्थाओं के आधार पर मेरे भाई, जिसके आधार पर लोग क्या करता है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसका उपयोग करता है, तो संसाधन का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, संसाधन का उपयोग करता है। मेरे भाई ये परिभाषाएं आप ध्यान रखोगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था को परिभाषित करे। किसको परिभाषित करे, अर्थव्यवस्था को। तब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो आर्थर लेविस के अनुसार, किसके अनुसार, आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है। किससे है, राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव क्या करते हैं, तो संसाधन का उपयोग करते हैं। अब बात आती है संसाधन क्या है। वैसे तो हम संसाधन के बारे में भूगोल में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे,
फिलहाल हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो संसाधन जो है हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं आप देख पा रहे हो ना, ये सभी के सभी संसाधन है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीजों का उपयोग करता है वो सबके सब संसाधन है मेरे भाई। तो वही यहां पर आर्थर लेविस साहब ने भी बताया था कि अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ जो है यह किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर, जिसके आधार पर क्या होता है, तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव क्या करता है, तो संसाधन का उपयोग करता है, संसाधनों का उपयोग करता है। डिफिनीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो कमेंट करके बताना। ठीक उसी प्रकार से एक और अर्थशास्त्री आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। नाम याद रखना, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रॉबर्ट ब्राउन, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं बताता हूं, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख सकते हो कि रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा दे। तो दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था, इस चीज को समझेंगे। बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन के माध्यम से लोगों को इन्होंने समझाने का कोशिश किया कि अर्थव्यवस्था जो है यह क्या है मेरे भाई, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का, किसका? आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। क्या है? आजीविका अर्जन का एक प्रणाली है। बहुत ही छोटा सा डिफिनीशन, क्या याद रखोगे? रॉबर्ट ब्राउन ने अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बिल्कुल है। कहोगे कैसे है? आजीविका अर्जन कहने का मतलब यह है कि हम जो जीवन निर्वहन के लिए जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं वह किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, तो वह आता है आपके अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग जो देखेंगे वह है अर्थव्यवस्थाओं के संरचना के बारे में, कि अर्थव्यवस्था की संरचनाएं कैसी है, इन चीज पर चर्चा करते हैं। तो देखना यहां पर क्या है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अब यहां पर एक चीज गौर से सुनना। देखो, तुम देखते होगे कि गांव घर में बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। कोई मैनेजर का काम करता है, मतलब यानी कि मालिक का काम करता है, कोई चपरासी का काम करता है। तो हर काम की अलग अलग श्रेणी होती है। उसी आधार पर यहां पर क्या किया गया है, तो अर्थव्यवस्थाओं को भी बांट दिया गया है। आर्थिक क्रियाओं को कितने, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो आप ध्यान रखोगे आर्थिक क्रियाओं को मेरे भाई, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग क्या है, तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, ये 3 भाग जो हैं, सबसे पहला तो मेरा भाई ये है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक कह सकते हैं। दूसरा देखिए द्वितीयक क्षेत्र है। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब इन चीजों को समझना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसको रखा गया है, तो मेरे भाई इसके अंतर्गत कृषि कार्य को रखा गया है। किसको रखा गया है? कृषि कार्य को रखा गया है। द्वितीयक क्षेत्र में किसको रखा गया है, तो आप ध्यान रखोगे औद्योगिक कार्य को। किसको रखा गया है? औद्योगिक कार्य को। और मैं बात करूं तृतीयक क्षेत्र की, तो तृतीयक क्षेत्र में किसको रखा गया है, तो सेवा क्षेत्र को रखा गया है। किसको रखा गया है? सेवा कार्य को रखा गया है, या सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा प्राथमिक क्षेत्र कृषि कार्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो क्या कहोगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, यह क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया भी है कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे कि क्या है प्राथमिक क्षेत्र, कौन कौन से कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या है द्वितीयक क्षेत्र, कौन कौन से कार्य द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और क्या है तृतीयक क्षेत्र, कौन कौन से कार्य तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग देखते हैं किसके, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं वह क्या है, तो कृषि कार्य है। अब कृषि बोले तो कृषि के अंतर्गत देखिए कृषि कार्य आया। कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं कि नहीं करते हैं? पशुपालन, अरे जीव पालते हो ना भाई, घर पे सबको होगा, बैल होगा, भैंस होगा, बकरी होगा, जरूर पालते होगे। अब देखिए यहां पर कृषि कार्य जो करते हैं ये पशुपालन भी कर लिए। पशुपालन के साथ साथ देखो ये क्या करता है, मत्स्य पालन भी करता है। मत्स्य पालन बोले तो मछली पालन, मत्स्य पालन
ठीक है, ये काम भी कर लेता है क्योंकि चाहता है कि अब यहां से मेरी इनकम कैसे बढ़ जाए, तो इसके लिए लोग क्या करता है, मत्स्य पालन भी करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो कृषि कार्य करेगा वो तो वन का कार्य करेगा ही। वन यानी कि खेतों में काम करता है ना, कृषि कार्य कहाँ करोगे मेरे भाई, कृषि कार्य जो हम लोग करेंगे ये तो वन में ही करेंगे, खेतों में ही करेंगे। तो ये सारे वर्क जो आ जाते हैं यह किसके अंतर्गत आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे, निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मान लो एक ऑप्शन यहां से पशुपालन ले लिया और 3 ऑप्शन इन 2 क्षेत्रों से ले लिया, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहां पर समझना तो इसको बहुत आसान है कि कृषि कार्य से संबंधित जो क्षेत्र होंगे, जो कार्य होंगे, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति, तुम ऑप्शन देखते ही एनालाइज कर सकते हो कि कृषि कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं मेरे भाई, वही तो पशुपालन करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या कभी किसी कंपनी के मालिक को देखो कि वो बैल या भैंस पालता है, पालता होगा, उसके नौकर वगैरह होंगे, उसके लिए होता है, लेकिन वो खुद उस पर कार्य नहीं करता है। तो उसी प्रकार से कृषि कार्य जो करता है वही पशुपालन करता है। वैसे ही व्यक्ति जो कृषि से जुड़े होते हैं, कृषि कार्य से, वही व्यक्ति मछली पालन भी करता है, मत्स्य पालन भी करता है। और जो कृषि कार्य से जुड़े होते हैं वही व्यक्ति वन पर आधारित वन क्षेत्रीय काम भी करता है। तो ये सारे चीज कहाँ आ गए मेरे दोस्त, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो देखना यहाँ पर अब क्या है, दूसरा नंबर है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। देखो यहाँ इसको थोड़ा गौर से समझना। द्वितीयक क्षेत्र के बारे में आपको हमने क्या बताया कि यह किसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत कौन सा कार्य आता है, तो औद्योगिक कार्य आता है। कौन सा कार्य आता है, औद्योगिक कार्य, औद्योगिक कार्य। अब इस औद्योगिक कार्य में क्या क्या चीज़ें आती है, जरा इसको समझना। हम औद्योगिक चीज़ों में कहे तो उद्योग संबंधी कार्य तो करते ही है कि नहीं करते हैं, उद्योग संबंधी कार्य। इसके बाद मेरे भाई इसमें निर्माण कार्य भी आता है। क्या आता है, निर्माण कार्य आता है। इसके बाद मेरे भाई आप ध्यान रखोगे यहाँ से गैस और बिजली संबंधी, गैस एवं बिजली संबंधी भी कार्य जो होती है वह कहाँ आ जाता है, तो औद्योगिक कार्य के अंतर्गत, क्योंकि इसके लिए भी उद्योग होते हैं। क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। तो इन सभी कार्य को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि औद्योगिक कार्य के अंतर्गत आता है। अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात यह है, देखो यहाँ पर उद्योग कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के उद्योग धंधे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है, तो आप ध्यान रखोगे सबसे पहले कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग, कुटीर उद्योग। फिर याद रखोगे लघु उद्योग, फिर याद रखोगे मध्यम उद्योग, और फिर याद रखोगे बड़े उद्योग। ये 4 प्रकार के उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं। अब इसमें समझना कि कुटीर उद्योग क्या है, लघु उद्योग क्या है, मध्यम उद्योग क्या है, बड़े उद्योग क्या है, और इन उद्योग धंधों को द्वितीयक श्रेणी में क्यों रखा गया है। वैसे भी आप नॉर्मली एनालाइज कर सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर आधारित है, जो कि क्या कहा जाए तो एक तरीके से सबसे निम्न वर्गीय लोग हो गया, और ये द्वितीयक क्षेत्र बीच में आ रहा है, मतलब मध्यम वर्गीय लोग हैं। तो मध्यम वर्गीय लोग ज्यादातर किस पर डिपेंडेबल हैं, उद्योग धंधों पर डिपेंडेबल हैं। अब यहां पर देखिए ये जो है कुटीर उद्योग, कुटीर बोले तो यहां से साफ साफ स्पष्ट होता है कि बहुत छोटा उद्योग, बहुत छोटा उद्योग, जो कि लोग अपने घरों पर रहकर भी कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। जैसे मान लो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो क्या करते हैं, छोटा मोटा दुकान अपने घर पे खोल लेता है। देखो कुटीर कहने का मतलब आता है, यहाँ से हम समझते हैं कुटी से समझते हैं। कुटी मतलब क्या होता है, घर होता है। कुटी मतलब घर होता है कि नहीं। देखते पर जानते होंगे कि पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उसके आश्रम को, उसके घर को क्या कहा जाता था, कुटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुटी कहा जाता था। तो कुटी का मतलब हो गया घर, कुटी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, घर हो गया। तो ये कुटीर उद्योग कहने का मतलब लोग जो अपने घरों पर रहकर ही जिस कार्य को कर लेता है, एक उद्योग धंधे कर लेता है, वह छोटा मोटा उद्योग क्या कहला गया, तो कुटीर उद्योग कहलाया। अब उससे थोड़ा बड़ा आ जाता है लघु उद्योग। इस चीज को हम लोग, इन चारों चीजों को थोड़ा एक बेहतर तरीके से समझेंगे, मार्केट श्रेणी से समझो। देखो हम लोग क्या करें, घर पर एक छोटा सा रोजगार करते हैं, समझना जरा इसको। घर पर एक छोटा सा रोजगार करते हैं तो हमें उसमें क्या होता है, सामानों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है इधर, सामानों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सामान कहाँ से लाते हैं, मार्केट जाते हैं, और हमसे बड़ा जो शॉप है, हमसे बड़ा जो दुकानदार है, जिसको हम लोग कहे तो होलसेल विक्रेता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होलसेल विक्रेता। तो उसके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सामान लाते हैं। तो ये हो गया हमसे थोड़ा बड़ा, तो इसको हम लोग कह लिए लघु उद्योग। क्या कह लिए, लघु उद्योग, थोड़ा बड़ा। तो अब ये लघु उद्योग जो हमारे मार्केट में है,
कोई होलसेल विक्रेता वो भी तो भाई कहीं ना कहीं से सामान लाता है, उससे भी कोई बड़ा विक्रेता है जिससे वो क्या लाता है, सामान लाता है, जिसको हम लोग मध्यम वर्गीय श्रेणी में रखते हैं, मध्यम उद्योग में रखते हैं। किस में रखते हैं? मध्यम उद्योग में। और ये मध्यम उद्योग वाले भाई साहब जो हैं वह कहाँ से सामान लाते हैं? सामान तो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ना बनता है भाई, तो कंपनी में बनता है। तो ये जो बड़ा उद्योग हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। क्या हो गई? बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसे हम लोग बड़े उद्योग धंधों के रूप में जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कुटीर उद्योग मेरे भाई क्या है, लघु उद्योग क्या है, मध्यम उद्योग क्या है, बड़े उद्योग क्या है। अब बात करते हैं निर्माण कार्य का। तो बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जिसमें निर्माण कार्य होती है, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। जैसे मान लीजिए उद्योग धंधे के लिए ही मैं अगर बात करूं, किसके लिए बात करूं? उद्योग धंधे के लिए ही बात करूं, तो उद्योग में बहुत सारी चीजें आती है कि नहीं। जैसे मान लो शॉप है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सामान होते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं निर्मित होते हैं, बिल्कुल निर्मित होते हैं। तो इस तरह के जो निर्माण कार्य कहाँ आएंगे मेरे भाई? ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। बाकी चलते हैं हम लोग गैस एवं बिजली के बारे में जानते हैं। तो देखो गैस एवं बिजली यह सभी क्या सभी किसके अंतर्गत आता है? ये भी एक उद्योग धंधे हैं। क्या है? उद्योग धंधे हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि उद्योग धंधे या उद्योग निम्नलिखित में से किस कार्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो क्या कहोगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किस आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है मेरे भाई? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अब एक बच जाता है हमारा तृतीयक क्षेत्र। चलिए हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र पर कि तृतीयक क्षेत्र आप लोग किसे कहिएगा मेरे भाई? तृतीयक क्षेत्र जो है, देखो इधर तृतीयक क्षेत्र जो है, तृतीयक क्षेत्र यह किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र। क्या आता है? सेवा क्षेत्र। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सेवा क्षेत्र जो है या किसको कहते हैं हम लोग? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा कार्य आता है, चलिए इस चीज को जानते हैं। तो देखो इसके अंतर्गत जो आता है यह बैंकिंग की काम आती है। किसकी काम आती है? बैंकिंग की काम आती है। इसके बाद मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत परिवहन का कार्य आता है। किसका कार्य आता है? परिवहन का कार्य आता है। इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो बैंकिंग, परिवहन, इसके बाद संचार का काम आता है। किसका काम आता है? संचार का। और भी अन्य सेवाएं जो हैं यह इसके अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि बोले तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जरा समझना इसको। बैंकिंग क्षेत्र यह क्या करता है? हमें सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदान करता है कि नहीं? जैसे मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? सेवा कर रहा हूं। तो ये पढ़ाने वाला जो वर्क है यह किसके अंतर्गत आ गया? यह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। क्लियरली आ रही है समझ में? देखो तो ये बैंकिंग क्या करता है? हमें क्या करता है? तो सुविधाएं प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है। इसलिए हम इसको किस श्रेणी में जानेंगे? तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। बाकी देखो परिवहन को किसके अंतर्गत रखोगे? यह भी एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहिएगा कैसे? अब जैसे मान लो हमें यहां से दिल्ली जाना है। कहां जाना है? दिल्ली जाना है। तो हम बाई ट्रेन जाते हैं या बाई फ्लाइट जाते हैं किसी तरीके से, या बाई बस चले जाते हैं। नज़दीक है तो बाई बस चले जाएंगे, दूर है तो क्या करेंगे हम लोग? वैसे सुविधाओं का, वैसे साधनों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यह किसके? यह परिवहन के माध्यम से जाता है। परिवहन जाता है कि नहीं जाता है? तो परिवहन कार्य, वो जो ट्रेन है, वो जो बस है, वो जो क्या कहते हैं फ्लाइट है, वो हमारी सेवा करता है, वो हमें सेवा देता है कि नहीं देता है? तो परिवहन के जितने भी साधन है मेरे भाई वो क्या हो जाएंगे? यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अब मैं बात करता हूं संचार के बारे में। तो संचार कहोगे क्या है संचार? तो आप लोग अभी ये जो चीज़ देख रहे हैं, मान लीजिए मेरे वीडियो जो ये आप देख रहे हैं, यह किसके अंतर्गत देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं। तो मोबाइल क्या है? एक संचार का साधन है। किसका साधन है? संचार का साधन है। तो ये संचार का साधन, जैसे मान लीजिए हमें किसी से फ़ोन से बात करना है। अरे यार फ़ोन से बात करना है तो हम यूं टाइप किए और सट से लगा दिए, उससे बात भी कर लिए। तो वो क्या करता है? हमें सेवा देता है। क्या देता है? सेवा देता है कि हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे चीज़ों को देख पाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे न्यूज़ हैं जिसको हम लोग देख पाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब वो हमें क्या देता है? सेवा देता है। तो संचार के जितने भी साधन हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आ जाता है? तो सेवा क्षेत्र में आ जाता है। और भी इस तरीके के बहुत सारे काम है मेरे भाई जो सेवा, जैसे मैंने अभी पढ़ाने के बारे में बताया, तो ये अन्य काम में आ जाएंगे, अन्य सेवाओं के बारे में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं। क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं। तो समाज सेवा किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत मेरे भाई। किसके अंतर्गत आएगा? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में
पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र जो है, ये जो तृतीयक क्षेत्र के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ये तृतीयक क्षेत्र क्या करता है, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, इसे क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। क्योंकि कैसे सहायता प्रदान करता है, अगर कोई पूछे बताओ कैसे सहायता प्रदान करता है, तो क्या बताओगे? तो ये दोस्तों सहायता हमें इस प्रकार प्रदान करता है, जैसे मान लीजिए हम कृषि कार्य करते हैं तो हमें पैसों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो हम लोग इस चीज को कहां से प्राप्त करते हैं, बैंकों से प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए हमको द्वितीयक क्षेत्र में यह कैसे सहायता करता है, तो बहुत सारे उद्योग धंधे करते हैं, तो बहुत सारे उद्योग धंधे करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, ये भी हमें बैंक से प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं परिवहन की। तो मेरे भाई औद्योगिक धंधे कर रहे हैं, तो हमें सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, परिवहन सुविधाएं चाहिए, संचार सुविधाएं चाहिए। हम किसी से कांटेक्ट, मान लीजिए ग्राहक से हम कांटेक्ट करेंगे तो भाई हमको संचार सुविधाएं चाहिए। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र जो है यह किसके लिए सहायक होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करता है, इसके सहायक का काम करता है। क्लियरली समझ में आ गई इतना? अब इसके डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन वाली पीडीएफ मैंने आपको बताया है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, अब बात करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आय में जो ये तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसका कितना कब योगदान रहा है, आपके सिलेबस में, आपके बुक में 2007 तक दिया गया है। हम इन चीज़ों को जानते हैं और ये ऐसा क्यों है, हम उनके कारण को भी जानेंगे। देखो तो 2000, यहाँ पर हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में मैंने आपको क्या बताया, कृषि कार्य आता है। 1901 की बात करें, यह हमारे आज़ादी से पहले की बात है। कब की बात है, देश हमारा कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद और आज़ादी के टाइम की बात करेंगे, हर चीज़ों का, हर वर्ष की बात यहाँ पर मैं आपको करने वाला हूँ। तो देखो, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। आज़ादी से पहले जो था, इस प्राथमिक क्षेत्र से जो आय थी, क्या थी, प्राथमिक क्षेत्र से जो आय थी, उसका राष्ट्रीय आय में काफी ज्यादा योगदान था। कहिएगा सर ऐसा क्यों? ये जो राष्ट्रीय, देखो यहां पर प्राथमिक क्षेत्र का 1901 में कितना था, 63.6%, 1947 में बात करें तो 58.7%, और वर्ष 2007 में बात करें तो 22%। सर ये दिनानुदिन घटता क्यों गया? तो समझना, इसी चीज को समझने की बात है। अब देखिए, ये आजादी से पहले हम लोग क्या थे, तो गुलाम थे। किसके गुलाम थे? ब्रिटिश शासक के गुलाम थे। अब ब्रिटिश शासक का आधिपत्य था हम पर, और उसके समय में क्या था, तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर सी हो गई थी। क्या हो गई थी? ना तो वो कभी हमारे अर्थव्यवस्था पर काम किए, ना ही हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर काम किया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर उन्होंने काम ही नहीं किया। उससे पहले मैं बात करूं, ब्रिटिश शासकों के शासन काल से पहले की मैं बात करूं, या उस समय तक की बात करूं, तो हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया को ब्रिटिश शासकों ने क्या करा, तो खोखला कर दिया, पूरा शोषण कर लिया इसका। अब जैसे ही इसका शोषण होता है तो क्या होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं घट जाती है और लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं कहां, कृषि कार्यों पर। जनसंख्या की सबसे ज्यादा आबादी कहां पर जाकर टिक गया, तो वो प्राथमिक क्षेत्र पर जाकर टिक गया। उद्योग धंधे लोगों के बंद होने शुरू हो गए, तो लोगों ने क्या किया, अब कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। कृषि से जो आय होता था, उन आय का कैलकुलेशन अब राष्ट्रीय आय के तौर पर किया जाने लगा। तो इसके कारण ही क्या था, तो राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का, यानी कि कहे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आजादी से पहले काफी अधिक था। लेकिन यह दिनानुदिन घटता गया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। अब आजाद होने के बाद हम क्या थे, ब्रिटिश शासक के जो गुलाम थे। अब सत्ता हमारे पास आ गई, तो हम लोगों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने का, हमारे सरकार ने अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया। अब ये 63% जो 63.6% आय आ रही थी राष्ट्रीय आय में, कहां से, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र से, वो अब विभिन्न क्षेत्रों से आना शुरू हो गया। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं 1901 की, तो प्राथमिक क्षेत्र से कितना परसेंट, 63.6%, द्वितीय क्षेत्र से कितना, केवल और केवल 12.7%। मतलब उद्योग धंधे इतने कम हो गए थे कि अब बहुत कम राष्ट्रीय आय में आय आने शुरू हो गए थे उद्योग धंधों से। और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तो सेवा का काम उस समय भी काफी ज्यादा होता था।
क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह कनेक्टिविटी होती थी, परिवहन का सुविधाएं चालू था, तो इसीलिए यहाँ से थोड़ा बहुत ज़्यादा इनकम आते थे और ये राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन बात करते हैं अब इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अब देखो ये ऊपर का वाला जो है प्राथमिक क्षेत्र हमारा कमता जाएगा, बाकी नीचे वाली चीज़ें जो है ये थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ता हुआ क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ पर 63 था तो अब ये क्या हो गया 58%, 58.7%। द्वितीय क्षेत्र जो कि उद्योग धंधे औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी अब थोड़ा धीरे धीरे वृद्धि होने लगा, लोगों ने उद्योग धंधों पर कार्य करना शुरू कर दिया, तो वहां से अब इनकम जो आएगी तो वह क्या होगा राष्ट्रीय आय में भी कैलकुलेट होगा। तो उसी प्रकार से अब देखो राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय इस चीज को समझ लेते हैं। पहले क्या जान लेते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय को जानने से पहले एक चीज और जान लो तुम, वो क्या है पारिवारिक आय। देखो मेरे भाई पारिवारिक आय क्या होता है, ये जो पारिवारिक आय है, जैसे मान लो परिवार में तुम्हारे पिताजी होंगे तो वो कितना कमाते हैं, मान लीजिए 50,000 का महीना कमाता है, ठीक है 50,000 का महीना कमाता है, तो ये हमारे परिवार का आय है, ठीक है। उसी प्रकार से राष्ट्र के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति का जो आय है वही आय क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय में काउंट होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय आय में काउंट होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में तो समझ गए थे कि कब क्या, जैसे यहाँ धीरे धीरे क्या हो गया, अब उद्योग धंधे और तृतीय क्षेत्र मतलब द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि होता गया। कृषि क्षेत्र से लोग अब क्या हो गए, तो कृषि क्षेत्र पर जो लोग आश्रित थे वो अब दूसरे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए वर्ष 2007 तक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कितना राष्ट्रीय आय में जो इनकम थी वो केवल और केवल 22% तक के योगदान पर आ गया। कितना तक, 22% के योगदान पर आ गया। लेकिन इन सभी चीजों में वृद्धि होता गया। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो गया, तो 14.3, 12.7 से 14.3 पहुंचा। 2007 में ये 22% पर पहुंच गया। और तृतीय क्षेत्र की बात करें जिसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है तो ये पहले से भी थोड़ा ज्यादा था, 23.7%। अब देखिए ये अब कहाँ आ गया है, तो 27% पर। कितना परसेंट पर, 27% पर 1947 में। लेकिन अब मैं 2007 की बात करूं तो ये कितना परसेंट पर, तो 56%। लगातार वृद्धि देखने को मिला किसमें, सेवा क्षेत्र में, और काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय में हमारे इस तीनों आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रों का क्या है, तो योगदान रहा है। आगे जानते हैं अब हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। किसके बारे में जानते हैं भाई, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। यहां से भी एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जरा गौर से देखना है इस चीज को। तो देखो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं इसे मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है, तो सबसे पहला भाग जो है यह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर जो है मेरे भाई वो है सामाजिक अर्थव्यवस्था। क्या है, सामाजिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। तीसरा नंबर जो है हमारा वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस चीज को समझना, ये जो तीसरा पॉइंट है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम पहले समझ लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कि आखिर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें क्या कहता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये क्या कहता है हमें, तो इसमें जो होता क्या है कि इसमें उत्पादन का जो स्वामित्व होता है, किसका स्वामित्व, उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वह निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के पास होता है, और जिसका उपयोग व्यक्ति क्या करता है, तो अपने निजी लाभ के लिए करता है। किसके लिए करता है, निजी लाभ के लिए करता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया। कैसे समझोगे इसको, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और वह व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब किन किन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको जान लीजिए। तो जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका, क्या ध्यान रखोगे, अमेरिका। जैसे ध्यान रखोगे ऑस्ट्रेलिया, क्या ध्यान रखोगे, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे जो देश हैं दोस्तों, ये सारे देश यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, यहां की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नंबर पॉइंट जो है मेरे पास दोस्तों, ये है आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक अर्थव्यवस्था।
ठीक है, इसको समझना जरा। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो उत्पादन का जो स्वामित्व एवं संचालन है, उत्पादन का स्वामित्व एवं संचालन, ठीक है, उत्पादन का स्वामित्व एवं संचालन जो है वह देश के सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? देश के सरकार के पास होता है। और ये सरकार क्या करते हैं, तो समाज कल्याण के लिए, किसके लिए? समाज कल्याण के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, याद रहेगा। क्या याद रखना है कि उत्पादन का यानी कि कहेंगे वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व एवं संचालन किसके हाथ में होता है? देश के सरकार के हाथ में होता है। और वह उसका उपयोग किसके लिए करते हैं? तो समाज कल्याण के लिए करते हैं। वैसे अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों हम कहेंगे सामाजिक अर्थव्यवस्था। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था किन किन देशों में है? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था चीन में है, क्यूबा में है। कहां पर? क्यूबा एक राष्ट्र है जहां चीन, क्यूबा, एटीसी इन सभी देशों में क्या है? तो एक प्रकार की सामाजिक अर्थव्यवस्था है। अब एक इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था हमारे पास बच जाता है, वो क्या बच जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बच जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझना यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब इस दोनों का मिश्रण। किसका मिश्रण? इस दोनों का मिश्रण। बोले तो क्या कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व, ठीक है, जिसमें उत्पादन का स्वामित्व किसके हाथ में होता है भाई? किसके पास होता है? तो यह होता है निजी व्यक्तियों के पास भी और सरकार के पास भी। किसके पास भी? निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे ये कहां पर है? तो ये हमारे भारत देश में है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्थाएं हैं कैसी है? तो मिश्रित है। कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था? मिश्रित है, क्योंकि यहां जो उत्पादन का स्वामित्व है या उत्पादन के संचालन का जो आधार है या बोले तो संचालन की जिम्मा है, वह किस पर है भाई? तो ये सरकार के हाथ में भी होता है और निजी व्यक्ति के हाथों में भी होता है। क्लियरली समझ में आ गई कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन का स्वामित्व एवं संचालन सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि यह अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारे भारत देश में है। कहां पर है दोस्तों? भारत देश में है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सामाजिक अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस देश में है, या पूछा जा सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में है, या पूछा जा सकता है मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं, या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, परिभाषित करें। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए जरूर ध्यान रखना है इन चीजों को। बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, बताइए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था? समझना जरा गौर से क्वेश्चन को। मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। कैसे? स्पष्ट करके बताइए। तो आप क्या कहोगे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें अभी मैंने जो डिफिनीशन बताया था कि क्या होता है? उत्पादन का स्वामित्व निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों के पास होता है। तो यहां पर पूंजीवादी में क्या देखा था हमने कि सिर्फ और सिर्फ उत्पादन का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। इसमें मैंने क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास होता है। लेकिन यहां क्या होता है? तो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। किस चीज की? तो उत्पादन के स्वामित्व और संचालन का भार। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं जो है यह क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था के बीच का रास्ता है। किसका रास्ता है? बीच का रास्ता है। यह थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी। इसके बाद का जो टॉपिक है, अब हम लोग अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो जरूर ही वीडियो को लाइक करना, साथ में अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया है कि आपको पीडीएफ कहां से मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।